हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जेरेमी बेंथम। क्या पढ़ाने वाला हूँ आज आपको मैं? जेरेमी बेंथम। ठीक है, एक बहुत बड़े विचारक हैं जेरेमी बेंथम। इनका नाम जब लिया जाता है तब एक शब्द का इस्तेमाल और किया जाता है अक्सर, और वो शब्द है उपयोगितावाद। जब जब जेरेमी बेंथम का नाम आता है तब तब उपयोगितावाद का नाम भी आता है। अब पूछोगे आप ये उपयोगितावाद क्या है? बता देंगे, इसके बारे में भी बता देंगे। पहले ये जान लेते हैं कि जेरेमी बेंथम थे कौन। ठीक है, उपयोगितावाद का नाम आता है क्यों? क्योंकि ये उपयोगितावादी विचारक थे। सबसे पहला तो ये उपयोगितावादी विचारक थे, यानी कि उपयोगितावाद के जनक थे बेंथम। इनका जो जन्म हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था 1748 में। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। 15 साल की एज में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली अपनी, एट द एज ऑफ 15। 15 साल की उम्र में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, स्नातक कर ली। और 1772 में इन्होंने वकालत करना भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 1776 में इन्होंने एक लेख लिखा, शासन पर कुछ विचार। क्या? शासन पर कुछ विचार। इन्होंने एक लेख लिखा, इतना गजब का लेख था ये। और इस लेख में उस टाइम पे जो एक विचारक थे ब्लैकस्टोन, बहुत फेमस विचारक थे। कानून या विधि के ऊपर इनके विचार सभी लोग मानते थे। उन कानूनों और विचारों पर चोट पहुंचाई अपने शासन पर कुछ विचार में। किसने? जेरेमी बेंथम ने। यानी कि ब्लैकस्टोन की क्या कर दी? आलोचना कर दी, उनके विचारों की आलोचना कर दी। इसलिए ये लाइमलाइट में आ गए। कब? 1776 में, जब इन्होंने अपना एक लेख लिखा, शासन पर कुछ विचार। ब्लैकस्टोन बहुत ही ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे। सभी उनके विचारों को मानते थे, कानून और विधि से संबंधित, परंतु उन्होंने इन्हीं के ही विचारों की आलोचना कर दी, तब ये अपने आप ही लाइमलाइट में आ गए। इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला, वेस्ट मिनिस्टर, जो वेस्ट है ना, ईस्ट वेस्ट, वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, एट द एज ऑफ 76। बुढ़ापे में भी बैठे नहीं चैन से, 76 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने वेस्ट मिनिस्टर नामक एक समाचार पत्र निकाला। और 79 की एज में इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थापना करी, एट द एज ऑफ 79। क्यों करी? ये जो उस टाइम की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, ऑक्सफोर्ड जैसी, उन यूनिवर्सिटी में जो इनके अकॉर्डिंग जो बकवास पढ़ाई जा रही थी, उस बकवास से बचाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थापना करी। इनकी मृत्यु हो जाती है 1832 में। पैदाइश है इनकी 1748 की। जिंदगी भर कंवारे ही रहे, शादी नहीं करी इन्होंने। ठीक है, और 1872 में मर गए। इन्होंने कुछ बहुत अच्छी बुकें भी लिखी, जिनमें से कुछ नाम मैंने लिखे हैं। वैसे तो बहुत लिखी हैं, पर यहाँ कुछ नाम लिखे हैं मैंने, जैसे कि फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इनकी बहुत बढ़िया बुक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। क्या कहता है यहाँ पे? ये कहता है यहाँ पे कि नैतिकता व कानून के निर्माण का सिद्धांत। किसका? नैतिकता व कानून के निर्माण के सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। एक बुक है इसकी इस नाम से कि नैतिकता और कानून के निर्माण के सिद्धांत क्या होने चाहिए, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। एक और इनकी बुक है एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के सिद्धांत। एंड रेडिकलिज्म इज नॉट डेंजरस, ये भी इनकी एक बहुत अच्छी बुक है कि रेडिकलिज्म है जो
उग्रवादिता है वह खतरनाक नहीं है। इनकी ये कुछ बुक रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं इनके उपयोगितावाद की, जो कि इनका बहुत ही फेमस विचार रहा है। ठीक है, देखिए इन्होंने एक सब स्पष्ट बात करी है सबसे अच्छी कि नैतिकता क्या होती है। इन्होंने एक सवाल पूछा, नैतिकता क्या होती है? नैतिकता, लोगों ने बताया नैतिकता होती है, आप अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो बातें लिखी हैं उनके अनुसार आप जब कार्य करते हैं, आपको जो आपके जो अंदर से कोई आवाज़ आती है, जो आपको सही लगता है, अंदर से आवाज़ आती है, उसे करते हो तो नैतिकता स्थापित होती है, नैतिकता के विचार होते हैं। तो कहता है नैतिकता के जो ये विचार हैं कि आपके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है और आपके अंदर से क्या बात आती है अंतःकरण से, और जो प्राकृतिक जो कानून है, प्राकृतिक कानून है, उनके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, इसे नैतिकता मानते हैं लोग बाग। परंतु ये क्या कहता है कि ये नैतिकता नहीं है। ये क्या कहता है? नैतिकता है क्या? उपयोगितावाद। बोला उपयोगितावाद में कैसे? बोला नैतिकता का असली मतलब यह है कि जो बात लोगों को अच्छी लगती है उसे ही वह नैतिकता मानते हैं। उसे क्या मान लेते हैं? वो नैतिकता मान लेते हैं। जो बात लोगों को अच्छी लगती है उसे ही वह नैतिकता मान लेते हैं। ये कहता है आपका बेंथम कहता है कि जो बात लोगों को अच्छी लगती है उसे ही नैतिकता मान लेते हैं। ये है आपका नैतिकता। अब वो बात करता है कि ये उपयोगितावाद से कैसे लिंक्ड है। उपयोगितावाद क्या है, या फिर हम ये पूछ लेते हैं कि उपयोगितावाद क्या है। ठीक है, तो उपयोगितावाद का अर्थ बताते हुए वह कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, वो एक स्टेटमेंट देता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख क्या है? बोला यही है उपयोगितावाद। इसी सेंटेंस में है उपयोगितावाद कि उपयोगितावाद क्या है। आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि उपयोगितावाद क्या है। ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त होना चाहिए। इन शॉर्ट दूसरी लाइन में आपको मैं बताता हूँ, दूसरे शब्दों में उपयोगितावाद का मतलब है जो चीज़ व्यक्ति के लिए, व्यक्ति को सुख प्रदान करती है, सुख मतलब खुशी प्रदान करती है, वह व्यक्ति के लिए उपयोगी है। और जो सुख नहीं पहुंचाती, वह चीज व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है।
तो यहाँ पर जो बेंथम है वह ये कहने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को जो चीज सुख प्रदान करती है वह उसके लिए उपयोगी है, और जो चीज सुख नहीं प्रदान करती वह उसके लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए वह व्यक्ति को उपयोगी मतलब व्यक्तियों को वो चीजें देना चाहता है जो उसके लिए उपयोगी हो। इसीलिए वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करता है। क्यों? क्योंकि जिन वस्तुओं को वो देगा उनसे सुख मिलेगा, यानी कि वह सुख देना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को। तो यहाँ पर वो बात करता है उपयोगितावाद की। उपयोगितावाद का यहाँ पर मतलब निकल कर ये आया कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा वही कार्य करने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ें लेनी चाहिए जो उसको सुख दे सकें, उसको खुशी दे सकें। और ये सुखवाद का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत पुराना है। यह कॉन्सेप्ट सुखवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। बेंथम ने भी 1755 में एक बुक आई थी हैचेसन की, उस बुक में ये वाक्य था, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख वहां से लिए है किसने? 1755 में हैचेसन की एक बुक आई थी, उस बुक में लिखा हुआ था अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। वहीं से बेंथम ने ये स्लोगन लिया है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो इन्होंने संख्या शब्द की जगह व्यक्तियों शब्द का इस्तेमाल किया है। ये 1755 में हैचेसन की एक बुक आई थी, उस बुक में से इन्होंने ये लिया है। उस बुक का नाम है सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी। जो हैचेसन की जो बुक थी उस बुक का नाम था सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी। सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी उस बुक का नाम था। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि भारत में इस कॉन्सेप्ट का क्या कोई पॉइंट मिलता है? भारत में इस सुखवाद के कोई विचारक मिलते हैं? क्या इस सुखवाद के भारत में कुछ विचारक मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। आपने एक ऋषि का नाम सुना है? चारवाक, बहुत पहले हुए हैं। उन चारवाक ऋषि ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर कर्जे पर लेकर भी घी पीना पड़े तो कर्जे पर लेकर घी पियो, क्योंकि एक बार मरने के बाद आप वापस आकर घी नहीं पी सकते। तो अगर आपको जो सुख भोगना है वो तभी भोग सकते हैं जब तक आप जीवित हैं। तो आपको कर्जे पर लेकर भी अगर घी पीना पड़ता है, अगर घी से आपको खुशी मिलती है तो आप कर्जे पर लेकर भी घी पिएं, पर आप खुश रहें। ठीक है, ये स्टेटमेंट चारवाक की है, जो कि सुखवादी विचारक थे, जो ये मानते थे कि इंसान ने जो जन्म लिया है उन्हें इंसान के जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा सुख भोगने चाहिए। तो यहाँ पर जो बेंथम है वह भी इंसान को सुख और दुख दो सार्वभौम शासक अधीन रखता है। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति दो सार्वभौमिक शासकों के अधीन है, एक तो सुख और दूसरा दुख।
प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों से सुख या दुख मिलता है। प्रत्येक कार्य से कोई कार्य उसे सुख देता है तो कोई दूसरा कार्य उसे दुख देता है। तो वह सुख दुख को डिस्क्राइब करते हैं कौन? जेरेमी बेंथम। वो कहते हैं कि 14 प्रकार के सुख होते हैं और 12 प्रकार के दुख होते हैं जो लोगों को अक्सर मिलते हैं। वो कहता है इनको सुख और दुख को मापा जा सकता है सुखवादी यंत्र से इन्हें मापा भी जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि 14 प्रकार के सुखों का उसने वर्णन करा है और 12 प्रकार के दुखों का वर्णन करा है, और कहता है कि इन सुख और दुखों को मापा जा सकता है कि किसे कितना सुख प्राप्त हुआ है और किसे कितना दुख प्राप्त हुआ है। और ये अलग अलग होता है क्योंकि लोगों की संवेदनशीलता अलग अलग होती है, लोगों की भावनात्मक पकड़ अलग अलग होती है। इसलिए वह कहता है कि लोगों को कई प्रकार के सुख मिलते हैं। वो 14 प्रकार के सुखों का वर्णन करता है, कहता है 14 प्रकार के सुख होते हैं और 12 प्रकार के दुख होते हैं। ठीक है, अब वह कहता है सुख और दुख के स्रोत कितने होते हैं, कि सुख और दुख के स्रोत कितने होते हैं। ये इनके प्रकार तो 12 और 14 होते हैं, इनके प्रकार तो 12 और 14 होते हैं। वह कहता है कि ये सुख और दुख होते हैं, इनके स्रोत क्या होते हैं? सुख और दुख के स्रोत। वो कहता है सुख और दुखों के 5 स्रोत होते हैं। 5 स्रोत होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और इसके अलावा नैतिक। वह कहता है कि प्रकृति से मिलने वाले जो सुख या दुख होते हैं उनका स्रोत प्रकृति होती है। प्रकृति से मिलने वाले कुछ सुख या दुखों की जो स्रोत होती है वह प्रकृति होती है, और किसी ऐसे काम से, किसी ऐसे राजनीतिक कार्य से मिलने वाले सुख या दुख का स्रोत राजनीति होती है, और किसी धार्मिक कार्य के करने से होने वाले सुख या दुख का स्रोत धार्मिकता होती है, और किसी ऐसे कार्य को करने से मिलने वाले सुख या दुख जो समाज द्वारा प्रदान किए जाएं उसका स्रोत सामाजिकता होती है, और किसी ऐसे कार्य को करने से, किसी ऐसे नैतिक कार्य को करने से जिससे सुख और दुख की प्राप्ति होती है उसका स्रोत नैतिकता होती है। ठीक है, ये तो था आपका क्या नाम है, जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद का दृष्टिकोण, जिसमें उन्होंने कहा है उपयोगितावाद का सीधा सीधा सा मतलब बताया है कि उपयोगितावाद का मतलब ये है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को जब यूज़ करता है और उस वस्तु से उसे फायदा पहुंचता है, सुख पहुंचता है, तो वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है, और जो वस्तु व्यक्ति के लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाती या दुख पहुंचाती है वो उसके लिए उपयोगी नहीं है। यानी कि जेरेमी बेंथम बात करता है किसकी, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो कार्य करने चाहिए, राज्य को, स्पेशली राज्य को वो कार्य करने चाहिए जिनसे जनता को, जो जनता के लिए उपयोगी हों। यानी कि उपयोगी कौन से कार्य होंगे? जो जनता को सुख पहुंचाएंगे। यानी कि वह राज्यों के कार्य के बारे में कहता है कि राज्य को वो कार्य करने चाहिए जो जनता को फायदा पहुंचाए, जनता को सुख पहुंचाए, उसके लिए उपयोगी हो। तो इसीलिए वह एक स्टेटमेंट देता है कि राज्य को
अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख को ध्यान में रखते हुए शासन करना चाहिए। यानी कि वह कहता है कि जब कोई स्टेट कोई पॉलिसी बनाता है या गवर्नेंस करता है, शासन करता है या कोई कार्य करता है राज्य, तब उसे इस नियम का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो नियम बना रहा है या जो कार्य कर रहा है या जिस पॉलिसी का वह निर्माण कर रहा है उससे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। यही इसका क्या बेंथम का या उपयोगितावाद का मूल मंत्र है कि आप जिस कार्य को कर रहे हो उससे कितने व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा। और सही तरीका यही है उपयोगितावाद का कि वो इस नियम के अकॉर्डिंग राज्य काम करे कि जो वो काम कर रहा है राज्य उससे अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त हो, वह इसकी बात करता है। तो ये था आपका बेंथम, मैंने करा दिया है। अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।